हेलो दोस्तों, ज्ञानधारा एकेडमी क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भूगोल के संदर्भ में बात करेंगे। भूगोल का हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जो कि है कृषि एग्रीकल्चर। और इस चैप्टर के हम लेक्चर नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं और आज ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और अगला चैप्टर, अगर आपने इसके दोनों वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से लेकर जाकर उसको देख सकते हैं। और ये इसका पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमने पिछले वीडियो में भूमि सुधार तक पढ़ लिया था और हमारे भारत सरकार ने क्या क्या भूमि सुधार के लिए हाथ बढ़ाए उसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। और आज हम कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृषि क्षेत्र की वनस्पति स्थिति। वर्तमान में कृषि क्षेत्र की हालत अच्छी नहीं है। इस क्षेत्र में विकास तेज़ी से गिर रहा है। आयात शुल्क में कटौती के कारण यहाँ किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से कड़ी टक्कर मिल रही है। कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं हो पा रहा है। इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर नहीं पनप रहे हैं। हमारे यहाँ जो इस समय कृषि की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ आयात शुल्क में कटौती हो रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से हमारे किसानों को बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। यानी कि आयात शुल्क जिससे जो हमारा आ रहा है, जो बाहर से अगर हम किसी सामान को मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। तो आयात शुल्क जो है उसमें कटौती हो रही है। तो उसमें जो पूंजी है उसकी लोग कटौती कर लेते हैं और इससे जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के किसान हैं और जो हमारे भारत के किसान हैं उनसे दोनों में कड़ी टक्कर हम लोगों को मिल रही है। कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं हो पा रहा है। कृषि क्षेत्र में हम लोग अपना जो धन जो उसमें लगाते हैं उतना हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में रोज़गार के नए अवसर नहीं मिल रहे हैं। आगे के घटनाक्रम को हम और आप डिस्कस कर लेते हैं। कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में ही हम बात कर रहे हैं। अभी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि भागीदारी 1951 से लगातार गिर रही है। आपको मैं पहले इस जीडीपी को समझाना चाहूँगा। तो जीडीपी, किसी देश की जीडीपी वह है, अगर जैसे हमारा देश भारत है तो हमारे देश भारत में जहाँ जहाँ से हमारे यहाँ पूंजी आ रही है उन सभी स्रोतों से एकत्र जो पूंजी, जितनी पूंजी होती है उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि हमारी जीडीपी में कृषि की भागीदारी 1951 से लगातार घट रही है। इसके बावजूद अभी भी कृषि क्षेत्र में ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुहैया कराता है। कृषि क्षेत्र में अभी भी रोज़गार बहुत है, लेकिन कृषि क्षेत्र में कोई लाभ ना होने के कारण कोई मज़दूरों को काम पे नहीं रखता, क्योंकि वो उनको अगर काम पे रखेगा तो मज़दूरों को उनकी पूंजी जितना वो मांगते हैं उनको वो कैसे प्रदान करा पाएगा। तो कृषि में होने वाली गिरावट के भयानक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो इसलिए हमें कृषि को आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे भारत सरकार को भी कृषि आगे बढ़ाने के बारे में कुछ कदम उठाने चाहिए। चलिए आगे के संदर्भ में बात करते हैं। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। भारत में कृषि सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा, मौसम विज्ञान के क्षेत्र के अनुसंधान और विकास पर खास ध्यान दिया जा रहा है। चूँकि कृषि में लगातार गिरावट हो रही है, कृषि के आधुनिकीकरण में लगातार गिरावट हो रही है, तो हमारी ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार चुप बैठने वाली है। हमारी सरकार भी लगातार उसमें प्रयास कर रही है। कृषि के सुधार के लिए हमारी सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कराई है। आप यहाँ इस मौजूद चित्र में देख सकते हैं। और कृषि विश्वविद्यालय खुलवाए हैं, पशु चिकित्सा सेवा केंद्र खुलवाए हैं, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान किया है और इस पर विकास ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारी सरकार भी लगातार हमारे कृषि के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के सुधार के लिए भी सरकार कई कदम उठा रही है। आगे के संदर्भ में बात करते हैं। आगे हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे खाद्य सुरक्षा। तो ये खाद्य सुरक्षा टॉपिक के बारे में अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक। अब इस बफर स्टॉक को इसी हम लेक्चर में समझने वाले हैं कि ये बफर स्टॉक आखिर होते क्या हैं। तो समाज के हर वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तंत्र का निर्माण किया है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। तो इसके हमारे समाज के हर वर्ग को खाना पहुंचाने के लिए सरकार ने कुछ राष्ट्रीय स्तर पर कुछ खाद्य सुरक्षा के लिए कुछ काम किए हैं। तो इनमें से दो महत्वपूर्ण काम हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर स्टॉक। तो अब बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में हम लोग डिटेल में अब इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आगे के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सरकारी संस्था है। जो हमारी ये भोजन की जो ये संस्था है, ये एक सरकारी संस्था है जो किसानों से अनाज खरीदती है और फिर विभिन्न स्थानों पर बफर स्टॉक रखती है। यानी कि हमारे किसानों से वो अनाज को ख़रीद लेती है। जो हमारे वाणिज्यिक कृषि करने वाले किसान हैं उनसे ये अनाजों को ख़रीद लेती है। ये जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये सरकार ने किस अनाजों को ख़रीद लिया है। तो जब ये ख़रीद लेती है तो विभिन्न स्थानों पर बफर स्टॉक करती है। जहाँ पर लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है वहाँ तक ये भोजन को ये उपलब्ध कराती है। आगे बफर स्टॉक के बारे में पढ़ते हैं। बफर स्टॉक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी भी स्थान पर खाद्यान्न की कमी हो गई हो। बफर स्टॉक को प्राकृतिक आपदाओं के समय किया जाता है। बफर स्टॉक तब लगाए जाते हैं जब खाद्यान्न की किसी क्षेत्र में अगर कोई अकाल पड़ गया हो, पानी की कमी हो गई हो, बाढ़ आ गई हो और प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप वगैरह आने से जब बफर स्टॉक का तभी हम इस्तेमाल करते हैं। हमारी सरकार तभी बफर स्टॉक का इस्तेमाल करती है। ये आप इस चित्र में इन लोगों को देख पा रहे होंगे। ये लोग बफर स्टॉक में भोजन करने के लिए आए हैं। भोजन ये इनके यहाँ कोई ना कोई इन दोनों में से कुछ कारण रहे होंगे, तो इसीलिए इनके यहाँ भोजन की कमी है। तो ये सरकार से बफर स्टॉक के ज़रिए भोजन के लिए आए हैं। आगे हम बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह के राशन कार्ड बनते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे मध्यम किसान हैं और जो गरीब किसान हैं उन दोनों के लिए हमारे यहाँ कुछ विशेष प्रकार के कार्ड बनते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को FCI द्वारा आपूर्ति की जाती है। और इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हमारे गांव के सभी मध्यम किसानों को भी और गरीब लोगों को भी, जो गरीबी रेखा से ऊपर के हों नीचे से हैं। गरीबी रेखा, पहले आपको बता दें, गरीबी रेखा कोई एक रेखा खींची नहीं गई है। इसमें एक मानक है और उसके अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास उतनी संपत्ति नहीं है जितना उस मानक में लिखा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आता है। और गरीबी रेखा से ऊपर वह व्यक्ति जाता है अगर उसके पास जितनी उसमें नियम और शर्तें लिखी गई हैं उसको अगर वो पूरा कर लेता है तो गरीबी रेखा से ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। तो FCI द्वारा भोजन की हम लोग आपूर्ति हमारी सरकार हम लोगों के लिए करती है, गरीबी रेखा वाले लोगों के लिए। आगे हम वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और वैश्वीकरण के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको वैश्वीकरण के बारे में थोड़ा सा बता दें कि वैश्वीकरण होता क्या है। तो प्रत्येक विश्व में हमारे अब जो ये हमारा विश्व है तो इस विश्व को एक राष्ट्र की तरह देखा जाए, एक प्लेटफॉर्म की तरह देखा जाए। अगर हम ऐसा कुछ माने कि ये जो हमारा ये संपूर्ण विश्व है ये एक प्लेटफॉर्म में है, एक ही गांव के रूप में अगर एक विश्व को देखा जाए और इसको ऐसा संभव करने में हमारी जो उपयुक्त टेक्नोलॉजी हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। हम लोग मोबाइल फ़ोन के थ्रू और संदेश के थ्रू सभी लोग, दुनिया के सभी लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। अब आगे हम वैश्वीकरण के संदर्भ में, क्या वैश्वीकरण से कृषि पर कोई प्रभाव पड़ता है, इसके लाभ, इसके हानि, इसके गुणधर्म
इनके बारे में हम वैश्वीकरण के बारे में अब डिटेल में कृषि के संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, वैश्वीकरण के प्रभाव हमेशा से देखे जा सकते हैं और देखे जा रहे हैं। जब भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आने का दौर शुरू हुआ तो यहाँ निर्यात की मुख्य वस्तुएं काली मिर्च और मसाले थीं। तो जब यूरोप के व्यापारी भारत आने लगे, हम आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ लेकर चलते हैं। तो यूरोपीय व्यापारी जब भारत आने लगे तो तब मुख्य निर्यात की वस्तुएं हमारे यहाँ जो उपलब्ध थी वो काली मिर्च और मसाले थे। वह वही वस्तुएं लेके जाते थे। आगे हम पढ़ते हैं। जो अंग्रेज़ों का राज चलने लगा तो भारत कच्चे माल का निर्यातक बन गया, जिसमें कपास मुख्य था। जब अंग्रेज़ हमारे भारत पर राज्य करने लगे, औपनिवेशिक काल आ गया। ये हमारे इस प्यारे से भारत पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है। तो जब भारत में अंग्रेज़ों का राज हो गया तो भारत कच्चे माल का निर्यातक बन गया, यानी कि कच्चे माल भारत से इंपोर्ट होने लगे, बाहर जाने लगे। और जिसमें कपास मुख्य था, मुख्य रूप से इसमें कपास बाहर निर्यात बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। कपास से ब्रिटेन के लोग कपड़ा उद्योग खोलते थे, उनको बहुत फ़ायदा मिलता था कपास से। जब ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में नील की मांग बढ़ी तो भारत के किसानों को नील खेती के लिए बात किया गया। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे 1850 के बाद के समय में भारत में नील की भी खेती कराई गई है अंग्रेज़ों द्वारा। जब अंग्रेज़ यहाँ पे हमारे भारत को गुलाम बनाकर रखे हुए थे तो भारत के लोगों से उन्होंने, भारतीय किसानों से उन्होंने नील की खेती कराई। नील की खेती के कारण भारत में अनाजों की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब नील की खेती हम लोग करने लगते हैं तो नील की खेती में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण सही समय पर नहीं हुआ और जिससे खेत की उर्वरता में कमी आई। तो आगे की बात हम देखते हैं। आधुनिक समय में कृषि के समक्ष वैश्वीकरण की नई चुनौतियां हैं। अब ये तो हमारी पुरानी चुनौतियां हुई, जो ये नील वाली जो थी, ये हमारी पुरानी बात है। अब हम नए संदर्भ में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आधुनिक समय में कृषि के समक्ष वैश्वीकरण की नई चुनौती है। हम नई चुनौती क्या है इसको देखते हैं। पश्चिमी देशों में के किसानों को अत्यधिक सहायता मिलती है। पश्चिमी देश के जो हमारे किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। इसके फलस्वरूप भारत के किसान पश्चिमी देशों के किसान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। पश्चिमी देशों के किसानों के पास उच्च जोत के हथियार हैं, उनके पास ऐसे हमारे बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, और हमारे भारतीय किसानों के पास जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, बैल और छोटे मोटे ट्रैक्टर, हर कल्टीवेटर, यही छोटे मोटे यंत्र हैं। तो इनसे तो हमारा काम होगा नहीं भाई। तो हम आगे देखते हैं। तो इसीलिए हमारे पश्चिमी देशों के किसानों से भारत के किसानों को बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारत के कृषि उत्पाद की मांग बहुत बढ़ रही है, और भारत के कृषि उत्पाद की मांग बहुत इसलिए कम हुई है क्योंकि भारत में जब हरित क्रांति आई तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद, पानी और यूरिया का इस्तेमाल होने लगा। इससे जो हमारे मूल भोजन था उसके गुणवत्ता में कमी आई। कहीं ना कहीं वो भोजन हमें अब नहीं अच्छा लगता है। पहले के गेहूं और अब के गेहूं की बात अलग है। जो देसी गेहूं है अपने देश में जो प्राप्त करके फिर उसी गेहूं को बोया गया है, उसमें दाना भले ही कम निकले, गेहूं भले ही उसमें पैदावार कम हो, लेकिन जो जितना पैदावार होता है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। और इसी कारण ये हमारा भारत मात खा गया थोड़ा सा। हमारे वैश्वीकरण में भारत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल नहीं अदा कर पाया है। आगे देखते हैं। भारत में कृषि पर बहुत अधिक लोग निर्भर हैं। भारत में लगभग ज़्यादातर लोग कृषि, हमने आपको शुरू में ही बताया था, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी 2/3 जनता कृषि पर ही निर्भर है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति कृषि उत्पाद और भी कम होने वाली है।
कई विशेषज्ञों की राय में कार्बनिक कृषि से इस समस्या का निदान पाया जा सकता है। कई विशेषज्ञों ने, हमारे भारत के साइंटिस्टों ने खोज लगाई है कि कृषि से हम कैसे कुछ ज़्यादा लाभ कमा सकें। तो इससे हमें ये प्राप्त हुआ है कि कार्बनिक खाद जो है, जो गोबर वाली या फिर कंपोस्ट खाद कहते हैं उसका अगर हम सही समय से खेतों में इस्तेमाल करें तो उससे भूमि की उर्वरता वापस आएगी और इससे हमारे अनाज बहुत अच्छे उपजेंगे। आगे हम देखते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। तो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरक और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल होने लगा। मैंने आपको पहले ही बताया, इससे कृषि उत्पाद घटने लगे। कृषि में उत्पादन तो इससे बढ़ा, लेकिन जो कृषि की गुणवत्ता हुई उसमें लगातार ऐसे ऐसे गिरावट आ रही है। तो आगे बात करते हैं, वैश्वीकरण ने कृषि उत्पादन को अतीत की तुलना में बहुत तेज़ी से अनुमति दी है। कुछ दशकों पहले तेज़ी से विकास प्रति वर्ष 3% से अधिक था, अब यह 4 से 6% है। हालांकि विकास की इन उच्च दरों में इनकी संरचना में काफ़ी बदलाव आया है। यानी कि वैश्वीकरण से, यानी कि संपूर्ण विश्व एक गांव की तरह हो जाने पर, वैश्वीकरण का अर्थ यही होता है कि संपूर्ण विश्व एक प्लेटफॉर्म की तरह हमें लगे, किसी न किसी परिवहन के थ्रू, संचार के थ्रू वो जुड़ जाए। तो वैश्वीकरण से अब पहले जब 3% वृद्धि होती थी प्रत्येक वर्ष, और अब 4 से लगभग 6% की वृद्धि प्रत्येक वर्ष हो जाती है। तो चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। उच्च आय वाले देशों में विस्फोटक वृद्धि का मतलब है कि उत्पादन के बड़े समुच्चय अब पहले से छोटे वाले आला बाज़ारों में हो सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली काफ़ी ऊंचाई इसका उदाहरण है। बागवानी निर्यात का बाज़ार भी काफ़ी बढ़ा है और आगे भी बढ़ सकता है। कुछ देश में विस्फोटक वृद्धि हुई है, यानी कि इसमें उच्च गुणवत्ता वाले काफ़ी ऊंचाई इसका उदाहरण है। तो उच्च गुणवत्ता वाली जब प्रत्येक वस्तुएं हमारे पास आ जाएंगी तो हमारे भी देश में बहुत ही ज़ोर शोर से हमारे देश में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। आगे हम देखते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। कृषि क्षेत्र में अच्छे बीजों का उपयोग करना चाहिए। हमें आधुनिक तकनीक एवं कृषि खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे फलों में वृद्धि हो। अगर हमें वैश्वीकरण को और तेज़ी से भारत के संदर्भ में भी बढ़ाना है तो हमको ये इतने कदम उठाने पड़ेंगे। हमारे भारतीय किसानों को आधुनिक बहुत ही एडवांस बनना पड़ेगा, बहुत ही एडवांस और बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और ये पार्ट यहीं पे हमारा एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से जानकारी हासिल हो। धन्यवाद दोस्तों।